हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा नाम है हिना एंड आई हैव डन अ मास्टर डिग्री इन बायोलॉजी फ्रॉम आइसर भोपाल एंड आई एम अ बायोलॉजी टीचर एट वासुका एकेडमी। मैं एक एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि एनसीईआरटी चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं 85 to 90% जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेस्ड, इवन एनसीईआरटी के लाइन को ही एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, उसका डायग्राम, उसका फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपका एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड हो जाता है ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप मोर देन 300 स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझते हैं और पढ़ते हैं और पैराग्राफ को समझेंगे और इसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। Are you aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell? क्या आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं। अच्छा, you may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। करेक्ट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल की खासियत है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, इंडीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। नाउ all cells reproduce by dividing into two, with each parental cells giving rise to two daughter cells. हर एक सेल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे? दो में डिवाइड करते हैं। पेरेंटल सेल्स दो में डिवाइड करता है और पेरेंटल सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, हर बार दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं, ये फिर से ग्रो करते हैं, देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन। ये डॉटर सेल्स जो बने, एक सेल से जो दो सेल्स बना, जो पहला सेल्स को पेरेंटल सेल्स बोले, और पेरेंटल सेल्स जब डिवाइड किया तो वो डॉटर सेल्स बनाए। और ये जो डॉटर सेल्स बने, डॉटर सेल्स कैन देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, फिर इनमें ग्रोथ होती है, फिर ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं और सेल पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, बनते जाती है। ठीक है, formed by a growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division, अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो ये जो साइकिल है ग्रोथ का और डिवीज़न का, अलाउ अ सिंगल सेल को अलाउ करता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। तो ये जो सिंगल सेल में ग्रोथ और डिवीज़न हो रहा है, होते ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो एक मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। व्हाट इज़ दैट स्ट्रक्चर? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, यू कैन से। तो ये हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, लेट्स से, तो हमारे में मिलियंस ऑफ सेल्स ऑब्वियसली हैं, हम भी तो एक ही सेल से आए हैं, और वो सेल्स जाइगोट जो है मल्टीपल बार डिवाइड किया और हम ऑर्गेनिज्म बन गए। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, सेल साइकिल को समझते हैं बेटा। क्या सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप सोच सकते हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होती है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब भी डिवीज़न होता है सेल का, तो उस सेल में डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है, सेल डिवीज़न का प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, सेल ग्रोथ का प्रोसेस, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है।
ये सब जो भी प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले सेल ग्रोथ हो जाएगा बाद में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन में होता है, ठीक है। फेजेस होते हैं सेल में, उसको फॉलो किया जाता है। तो इंश्योर करेक्ट डिवीजन and formation of progeny cells containing intact genomes. The sequence of events by which a cell duplicates, ऐसा sequence of events है जिसमें कि सेल डुप्लीकेट करते हैं अपने जीनोम को, synthesize the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. सेल साइकिल किसको कहते हैं बेटा? सेल साइकिल उसको कहते हैं जिसमें कि सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। अदर कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं सेल्स में उसको भी सिंथेसाइज करता है और इवेंचुअली दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। इस पूरे इवेंट को जो है सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल ग्रोथ जो है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये पूछा जाता है कि सेल ग्रोथ जो है एक स्पेसिफिक फेज में होता है या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage in the cell cycle. डीएनए सिंथेसिस जो होता है बेटा वो एक सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। वो स्पेसिफिक स्टेज क्या है? एस फेज में जो है बेटा वो डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स दैट इज डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो डीएनए के सिंथेसिस होता है एस फेज में उसी को बोला जा रहा है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। वो जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया उसको फिर डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट द एंड में, ओके। Now, by a complex series of events during cell division, these events are themselves under genetic control. ये जो भी events हो रहे हैं सब genetic control में हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि whatever the events are taking place during cell division, whether it is under genetic control or not, it is under genetic control. Okay, you have to keep this in mind. फेजेस ऑफ सेल साइकिल अब देखते हैं बेटा, ठीक है। क्या क्या फेज है सेल साइकिल में? अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर। सेल साइकिल को स्टडी करने के लिए यहाँ ह्यूमन सेल्स को कल्चर में स्टडी किया गया है। कल्चर लिया गया, इन विट्रो कंडीशन लिया गया, उसमें ह्यूमन सेल्स का के बारे में स्टडी किया गया है कि कैसे डिवाइड करते हैं, कितना टाइम लेते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि these cells divide once in approximately every 24 hours। इससे ये पता चला कि हमारा जो यूकैरियोटिक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटा लेता है डिवाइड होने में। एक सेल को दो सेल बनने में 24 घंटा लेता है, ठीक है ना। आप फिगर में ये देखो। However, तथापि this duration of cell cycle can vary from organism to organism। ये जो ड्यूरेशन है बेटा सेल साइकिल का वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, सेल टू सेल टाइप भी डिफर करता है, ठीक है। ये जो 24 घंटा लिखा है ना वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स के लिए है, इट्स नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सेल साइकिल का ड्यूरेशन वैरी करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ईस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। ईस्ट अपना जो सेल साइकिल है बेटा वो 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। कितने मिनट्स में? 90 मिनट्स में। एक सेल ईस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड करके दो ईस्ट सेल बना लेते हैं, ऑल राइट। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल जो है वो दो बेसिक फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड द सेकेंड इज एम फेज, माइटोसिस फेज। आप ये देखो, ये फिगर को समझो आप। ये जो है ना बेटा यहाँ से यहाँ तक आप देख लो ये कितना बड़ा है, ये इंटरफेज होता है। दिस इज इंटरफेज। मोस्ट ऑफ द टाइम इज कंज्यूम्ड इन इंटरफेज। और ये जो आप देख रहे हो ना ये छोटा सा, ये एम फेज है, ये एम फेज है। ये एक सेल है
ठीक है, यहाँ पर एक सेल है, सेल ये पूरा साइकिल को करते हुए फाइनली 2 सेल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1, S एंड G2। मेटोसिस फेज क्या होता है? मेटोसिस फेज में होता है कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। इंटरफेज एंड मेटोसिस फेज। एम फेज को देखते हैं। The M phase represents the phase when the actual cell division और mitosis occur। Actual cell division को कौन represent कर रहा है? M phase represent कर रहा है, interphase नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 फेज है सेल साइकिल का, इंटरफेज एंड M phase। Actual cell division को कौन represent कर रहा है? Actual cell division को represent कर रहा है M phase। ठीक है ना। इंटरफेज फिर क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं, इसलिए इंटर है, बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। आप इस डायग्राम से समझो, ये हमारा इंटरफेज है ना, ये हमारा इंटरफेज है। आप ऐसे देखो, हमने जो फेज लिखा G1, S, G2, M, ये लिखा हमने। ठीक है, M के बाद फिर से हमारा आ जाता है G1। अगर सेल को डिवाइड करना है तो G1, S, G2 देन M। ऑलराइट, यहाँ क्या बोल रहा है बेटा कि इंटरफेज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ये एक एम फेज हुआ और ये एक एम फेज हुआ, ये दोनों एम के फेज के बीच में ये इंटरफेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो? दिस इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को इंटरफेज बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour। ये important है, आपको नोट करना है, ये ध्यान देना है कि जो एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल का दैट इज 24 आवर, उस 24 घंटे में जो प्रॉपर सेल डिवीज़न होता है वो प्रॉपरली बस 1 घंटे ही लास्ट, बस 1 घंटे का ही प्रॉपर सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, मतलब कि जो मेन फेनोमेना है सेल डिवीज़न का वो प्रॉपर 1 घंटे का लास्ट करता है। ठीक है, तो रेस्ट 23 आवर्स किस में लग रहे हैं फिर? अगर सेल डिवीज़न एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इफ़ इट इज़ टेकिंग 24 आवर्स एंड 1 आवर जो है यहाँ पे बेटा लिखा है प्रॉपर सेल डिवीज़न प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, देन वेयर इज़ 23 आवर्स? 23 आवर्स कहाँ गए? 23 आवर्स जाते हैं बेटा प्रिपरेशन में। ठीक है, The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle। इंटरफेज जो है बेटा उसमें more than 95% टाइम लगता है इंटरफेज में। क्यों? क्योंकि सेल उसमें प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए। सेल को बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने होते हैं, बहुत सारे आरएनए बनाने होते हैं, वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। आप इस तरह से समझो कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है नीट का, जैसे कि आप दोगे, तो एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता है, लेकिन आप प्रिपेयर कितने साल करते हो? पूरे 1 साल करते हो, 2 साल करते हो ना। तो प्रिपेयर करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और एग्ज़ाम देने में बस 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से जो सेल है बेटा वो प्रिपेयर करने में जो है 23 घंटे लगाते हैं। ठीक है, इंटरफेज में जो होता है वो 95% टाइम कंज्यूम करते हैं और लास्ट 1 आवर जो होता है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है कैरियोकाइनेसिस होता है और सेल 2 में डिवाइड हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, एम फेज की अगर बात करें, एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। एम फेज न्यूक्लियर डिवीज़न से स्टार्ट होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। एम फेज स्टार्ट्स होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और सेल 1 से 2 में डिवाइड कर जाएंगे। नाउ द इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो आराम कर रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, डजंट मीन दैट द सेल इज इन अ रेस्टिंग मोड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। बाय अंडरगोइंग बोथ, सेल ग्रोथ होता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, इंटरफेज जो है वो डिवाइडेड होता है 3 फर्दर फेज में, जो मैंने आपको पहले बता दिया इस डायग्राम में, बट अगेन वी विल रिपीट दिस, वी विल सी अगेन। नाउ इंटरफेज को जो है बेटा 3 फेज में डिवाइड किया गया। 3 फेज क्या क्या है? G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। G1 फेज को गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ सिंथेसाइज हो रहा होगा इस फेज में। क्या सिंथेसाइज हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। G2 फेज में क्या है देखेंगे आगे क्या है, ठीक है ना। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase किसको बोलते हैं? G1 phase वो इंटरवल है किसके बीच का? माइटोसिस का और डीएनए रेप्लिकेशन का। आप इस डायग्राम से समझो G1 phase को। ये हमारा G1 phase है बेटा, है ना, ये हमारा G1 phase है। आप इस G1 phase को देखो एक बार, ये G1 फेज किसके बीच में लाई कर रहा है? ये G1 फेज हमारा जो है किसके बीच में? माइटोसिस के बीच में। इससे पहले माइटोसिस है और इसके बाद क्या है? एस फेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है ना। एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। तो G1 फेज किसके बीच में लाई कर रहा है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस फेज एंड एस फेज, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यही ये सेंटेंस बेटा बोल रहा है, ठीक है। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। During G1 phase में एक्चुअली होता क्या है? सेल क्या करता है G1 phase में? G1 phase में जो है बेटा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सोता नहीं है। इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज, बट इट इज नॉट रेस्टिंग, इट इज नॉट स्लीपिंग। द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स सेल डिवीजन, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती है। तो G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ओके, और कंटिन्यूसली ग्रो करता है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, G1 में तो होता नहीं है, ओके। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज और सिंथेसिस फेज वो पीरियड होता है सेल डिवीजन का जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ये आप याद करो। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऑलराइट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम पे जो है सेल में जो अमाउंट है डीएनए का, जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। डबल हो जाएगा तो 4C हो जाएगा। अगर डीएनए का अमाउंट अगर 46 है तो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92। 46 से 92 डबल हो गया। अगर 25 है डीएनए का अमाउंट तो डबल होकर कितना हो जाएगा? 50। कब होगा ये? एस फेज में होगा, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है बेटा, ठीक है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosomes remains the same, that is 2n। अगर क्रोमोसोम का नंबर 2n है G1 स्टेज पे तो एस फेज के बाद भी जो है वो 2n ही रिमेन रहेगा, 2n ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर अगर 23 है या क्रोमोसोम नंबर 46 है तो वही रहेगा एस फेज में, 23 तो 23। उस क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, डीएनए अमाउंट डबल होता है, ठीक है। नाउ इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस
इन न्यूक्लियस। कहाँ स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन? न्यूक्लियस में होता है। डीएनए हमारा जो है बेटा जेनेटिक मटेरियल वो तो न्यूक्लियस में ही होता है, तो न्यूक्लियस में ही स्टार्ट होगा ना, है कि नहीं, एनिमल सेल में। अब बताओ प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होगा, ये आप मेरे को बताओ। एंड द सेंट्रियल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल जो होता है वो कहाँ डुप्लीकेट करता है? साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है। ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज के टाइम पे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। G2 फेज में प्रोटीन्स का सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, ठीक है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज रहता है फॉर द माइटोसिस। नेक्स्ट, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division। कुछ सेल्स होते हैं हमारे एडल्ट एनिमल्स में जो सेल डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल। बेटा ये याद कर लो आप, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे सेल हैं ह्यूमन एडल्ट में जो एग्जिबिट नहीं करते हैं सेल डिवीज़न को। हार्ट सेल, एनसीईआरटी का लाइन है, आप ये याद कर लो। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। और बहुत सारे सेल्स हैं जो ओकेजन ज़रूरत होने पर ही डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स व्हेन दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। अगर कुछ सेल्स का लॉस्ट हो गया है ड्यू टू सेल डेथ और सेल इंजरी, देन ओनली दैट सेल विल डिवाइड, अदरवाइज दैट सेल विल नॉट डिवाइड। ओके, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड, जो डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर एग्जिट, जीवन फेज को एग्जिट कर देते हैं टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज G0। ये जो सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं वो एक स्टेज जो डिवाइड नहीं करते हैं वो जीवन फेज को एग्जिट कर देते हैं। ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन से स्टेज को जो सेल एग्जिट करता है और G0 में चला जाता है, क्वाइसेंट स्टेज में चला जाता है। तो आप यहाँ याद रखो जीवन फेज को एग्जिट करते हैं। कौन से फेज को? जीवन फेज को एग्जिट करता है सेल, इसको एग्जिट करता है और G0 स्टेज में चला जाता है, क्वाइसेंट स्टेज में, क्वाइट हो जाता है, ठीक है, क्वाइसेंट स्टेज में चला जाता है। सेल जो इस स्टेज में होते हैं, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। जो क्वाइसेंट स्टेज में जो सेल होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, वो डिवाइड नहीं करते हैं अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक कि उनको बुलाया ना जाए, वैसे रिक्वायरमेंट जब तक नहीं होती ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोलिफरेट डिवाइड नहीं करते हैं। इट्स लाइक अ प्रिंस, प्रिंस होता है ना राजा, वो ऐसे नहीं काम करता। जब तक की ज़रूरत ना हो, जब तक कि किंगडम पे अटैक ना हो, वो राजा नहीं उठकर वार करेगा, डिफेंड नहीं करेगा खुद को जब तक की ज़रूरत ना। उसी तरह से हमारा ये सेल है जो G0 क्वाइसेंट स्टेज में है बट इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, और ये प्रोलिफरेट नहीं करता है जब तक कि इसे बुलाया ना जाए, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। नाउ इन एनिमल्स की अगर बात करें, मेटोटिक सेल डिवीज़न इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो मेटोटिक सेल डिवीज़न जो है सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखी जाती है। हाउएवर, तथापि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, साइंस में तो एक्सेप्शंस होते ही हैं। ओके, क्या क्या एक्सेप्शंस है? वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय मेटोसिस, जो हैप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो मेटोसिस से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, हनी बीज में जो मेल होते हैं जो वो हैप्लॉयड होते हैं और उनका जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस से होता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीज़न, प्लांट भी माइटोटिक डिवीज़न शो करता है इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है बेसिकली एनिमल सेल्स में डिप्लॉयड में होता है, ठीक है, डिप्लॉयड में होता है इन एनिमल्स। If you see this line, if you read this line, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells में सिर्फ देखा जाता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि मेल हनी बी जो हैप्लॉयड है उसमें भी माइटोसिस देखा जाता है, प्लस प्लांट सेल में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस देखा जाता है। अगर आप प्लांट किंगडम चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है ऑल्टरनेशन और जनरेशन। तो जो
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होती है। ओके ना, एम फेज को बेटा देखते हैं। एम फेज का मतलब क्या होता है? एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस। ठीक है, क्या होता है बेटा? माइटोसिस। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे ज़्यादा जो ड्रामा होता है ना बेटा सेल साइकिल का, वो एम फेज में होता है। ये डायरेक्ट लाइन उठाकर क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं कि विच पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्ट ड्रामेटिक। The most dramatic is the M phase. M phase is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of this. Okay, since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same, it is also called as equational division. चूँकि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स में जितने हैं वही प्रोजेनी सेल्स में भी होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं। दैट इज इक्वल। अगर पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम हैं पेरेंट्स में, देन जो प्रोजेनी होगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस को डिवाइड कर दिया गया है 4 स्टेजेस में। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। ये हमें समझना ज़रूरी है कि जो सेल डिवीज़न जो है बेटा वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है मतलब ये क्लियर कट जो है, आप वो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो कि प्रोफेज स्टार्ट हुआ प्रोफेज ख़त्म हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ मेटाफेज ख़त्म हुआ, एनाफेज स्टार्ट हुआ एनाफेज ख़त्म हुआ, टेलोफेज स्टार्ट हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस के लिए इसे स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीज़न को बेटा बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इन्वॉल्व्स 4 स्टेज। इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला पी से प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज पहला होता है, मेटाफेज सेकेंड, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। ना अब हम ये चारों को स्टडी करेंगे। क्या होते हैं ये? प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियर डिवाइड करने का पहला जो स्टेप है वो है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। ठीक है, आप ऐसे देखो, पहला था G1 S, इसके बाद G2, G2 के बाद माइटोसिस फेज। अगर माइटोसिस फेज को अगर हम डिवाइड करें तो प्रोफेज पहला हुआ, प्रोफेज, and then we have metaphase, and then we have anaphase, and the last one is the last stage of karyokinesis is telophase। वो telophase होता है बेटा। ठीक है, now तो S phase और G2 phase of the interphase के बाद आता है प्रोफेज। ये इंटरफेज हमारा हुआ, इंटरफेज के बाद माइटोसिस फेज, पहला आ गया प्रोफेज। इन द S and G2 phase the new DNA molecules formed are not distinct। S और G2 फेज में जो नए DNA molecules फॉर्म हुए हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं, धागे की तरह उलझे होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो प्रोफेज में क्या होता है बेटा? प्रोफेज में जो हमारा जो क्रोमोसोम जो इंटरट्वाइंड है उसका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। वो अनटैंगल्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा इसमें कि कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है या फिर क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट हुए हैं इस फेज़ में, उसका कंडेंसेशन कौन से फेज़ में होता है? वो फेज़ प्रोफेज में होता है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल।
Now, the centrosome which had undergone duplication during S phase. The centrosome बेटा पहले हमने पढ़ा था कौन से फेज में सेंट्रियोल्स का जो है सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हुआ था, याद है आपको? एस फेज में हुआ था, ठीक है। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी हुआ था और हमारा जो सेंट्रोजोम है उसका भी डुप्लीकेशन हुआ था। उसका क्या होगा? सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट किया था एस फेज में, डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। वो अपोजिट पोल्स, सेल्स के अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। ये सब इवेंट्स घटते हैं प्रोफेज में। क्या क्या होते हैं थोड़ा देखते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, वो क्रोमोसोम्स का रूप लेते हैं, आकार लेते हैं कौन सा फेज में? प्रोफेज के प्रोफेज में। क्रोमोसोम्स आर सेन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। प्रोफेज में हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स जो है टू सिस्टर क्रोमैटिड्स से अटैच्ड है सेंट्रोमियर पे, लाइक दिस। इस तरह से बेटा ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर इस तरह का फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है और ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, या इस जो कंस्ट्रक्शन होता है ना बेटा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है और ये कंडेंस जो क्रोमैटिन मटेरियल जो था ना न्यूक्लियस में, धागे की तरह ऐसे 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 बिखरा पड़ा था, उसी का कंडेंसेशन होकर ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाया। कब बनाया? प्रोफेज में बनाया। कैसे बनाया? कंडेंस होकर ना। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, जो इंटरफेज में इंटरफेज के कौन सा फेज में डुप्लीकेशन हुआ था सेंट्रोसोम का? बताइए। एस फेज में हुआ था, ठीक है, एस फेज में हुआ था। बिगिन्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं सेंट्रोसोम। नाउ ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, कॉल्ड एस्टर्स। अब आप एक सेल बनाओ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक सेल बनाया और ये जो सेंट्रोसोम है ये यहाँ एक अपोजिट पोल्स पे आ गया, ये अपोजिट पोल्स पे आ गया और जो है यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट, रेडिएट होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्टार की तरह दिख रहा है, इसी को बेटा बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर सेंट्रोसोम यहाँ, एक सेंट्रोसोम यहाँ है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट करते हैं, ये दिखता है थोड़ा स्टार्स की तरह दिख नहीं रहा है, उसी को एस्टर्स बोल रहे हैं। The two asters together with spindle fibers form mitotic apparatus, ठीक है। टू एस्टर्स मतलब ये एक पोल पर है, ये एक पोल पे है और ये एक पोल पे है, ठीक है। इससे रेडिएट आउट हो रहे हैं क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट हो रहे हैं। ये दोनों को कंबाइन करके बेटा जो है बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस। माइटोटिक अपैरेटस उसको बोलते हैं। तो माइटोटिक अपैरेटस क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस, बताइए, तो माइटोटिक अपैरेटस हो जाएगा टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर। दो एस्टर्स को प्लस स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर कहते हैं उसे माइटोटिक अपैरेटस। और एस्टर्स क्या होता है? जो सेंट्रोसोम है रेडिएट आउट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसी को एस्टर्स बोलते हैं। ओके, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Cell at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi's complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. जब आप सेल को देखोगे at the end of prophase तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। क्या क्या नहीं दिखेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप सब डिसअपियर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज वन तो मियोसिस में, प्रोफेज में। तो अगर क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाते हैं,
तो वो जो स्टेज है उसे प्रोफेज बोलते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज में क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। जब न्यूक्लियर इन्वेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट हट जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, मेटाफेज। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप हटेगा बेटा, तो जो हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे सेल में। अभी तक तो वो न्यूक्लियस में था, तो उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया इन्वेलप का, तो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो जाएगा। ऑल राइट, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका होता है, वो तो प्रोफेज में ही हो जाता है ना। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम लोग क्लियरली इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर को, ऐसे। ठीक है, देखिए ये अर्ली प्रोफेज है, ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ है, होना स्टार्ट हुआ है। आप लेट प्रोफेज में देखोगे, लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ आप देखो न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और ये और मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स, और ये थके थके मोटे मोटे हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं, देख रहे हो ये। और क्या होगा मेटाफेज में, क्या होगा, ये पूरा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है बेटा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये पूरा क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, नाउ then okay, this then is the stage at which morphology of chromosome, morphology जो है क्रोमोसोम्स का हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इज मोस्ट इजली स्टडी, क्योंकि इसी स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स पूरे कंडेंस, फुल्ली कंडेंस जो होते हैं और बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज इजली स्टडीड, कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। ऑल राइट, आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। ठीक है, अगर ये मैंने बनाया क्रोमोसोम्स बेटा जो सेंट्रोमेयर से अटैच है, यहाँ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं, इसे काइनेटोकोर्स बोलते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड, कैसा है, डिस्क शेप्ड, छोटा सा स्ट्रक्चर है एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमेयर। कौन से सर्फेस पे, ये सेंट्रोमेयर है, इसके सर्फेस पे है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर, ये जो काइनेटोकोर है, सर्व एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो स्ट्रक्चर है ना काइनेटोकोर का बेटा, इसी स्ट्रक्चर से जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into a position at the center of the cell। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर में आएंगे मेटाफेज में, और जो काइनेटोकोर्स है उससे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच्ड हो जाएंगे। नाउ हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। तो मेटाफेज में एक्चुअली क्या होता है, मेटाफेज में होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं बेटा, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब के सब एक लाइन में सीधे खड़े हो जाते हैं इक्वेटर पे, बीच में, मिडिल में, विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू ए स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। इसको आप समझिए, ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर्स है। ठीक, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया काइनेटोकोर से, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया काइनेटोकोर से। ये एक, तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब के क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट रिटन हियर। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स
एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। इस अलाइनमेंट को जो है बेटा, जो जिस प्लेन में अलाइन होता है, ये नेक्स्ट वाले फिगर में आप देखोगे, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ये मिडिल में आ गया, ये मिडिल में आ गया, ठीक, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। जैसे अर्थ का होता है ना मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटर होता है मिडिल का, वैसे ही अच्छे बच्चों की तरह जो है सब क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं मिडिल में। और ये हमारा जो है सेंट्रोजोम है, ये हमारा सेंट्रोजोम है, इधर से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो रहे हैं काइनेटोकोर से, और इधर भी अपोजिट पोल से ऐसे ऐसे अटैच्ड हो गए, ठीक है। फीचर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स का ये काइनेटोकोर, और इससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए इधर भी और इधर भी अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल के इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स अभी ट्रांजिशन मोड में इधर उधर है, बाद में आप देखोगे मेटाफेज में तो ये एक जगह अलाइन हो जाते हैं एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ओके, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split. मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और जो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं अपोजिट पोल्स, ऊपर से भी और नीचे से भी, उनका स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली बेटा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये साइमल्टेनियसली होता है या नहीं होता है? साइमल्टेनियसली होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। एंड द डॉटर एंड टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना बेटा, ये जब स्प्लिट हो जाएंगे ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कहलाते हैं, वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स, उसको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स। एना मतलब क्या होता है बेटा? ए से आना, ए से अलग होना। क्या अलग हो रहा है बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो रहे हैं इसमें, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट, ठीक है। ये मैंने क्रोमोसोम्स जो बनाया था ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया था, एक और मैं बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम्स है और ये हमारे काइनेटोकोर्स, मैंने काइनेटोकोर भी बना देती हूँ। इस काइनेटोकोर से हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। यहाँ मेरा सेंट्रोजोम है, ठीक है। ये हमारा मेटाफेज पे ऐसे अलाइंड है। एनाफेज में क्या हो रहा है? ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसे स्प्लिट होगा बेटा, तो ऐसे स्प्लिट हो गया लेट्स से, तो ये इधर जाएगा, और ये ऐसे स्प्लिट होगा तो ये इधर जाएगा, है ना, वही लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole. जैसे ही क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं, जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है? पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है। सेंट्रोमियर कहने का मतलब है बेटा कि ये ऐसे स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो अलग जो हो रहे हैं बेटा, ये हमारा पोल से एक पोल और ये दो पोल, ठीक है। ये सेंट्रोजोम है, ये भी हमारा सेंट्रोजोम है, ठीक है। और ये जो स्प्लिट हो रहे हैं बेटा ऐसे हो रहे हैं, ये हमारा सेंट्रोम ऐसे, इस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं ऐसे, इस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं। ये लिख रहा है यहाँ पे centromere of each chromosome, this is the centromere of each chromosome remains directed towards the pole। ये पोल है, ये centromere towards the pole है बेटा, ये towards the pole है, ठीक है। मैंने ऐसे फिगर नहीं बनाया, मैं ऐसा भी बना सकती हूँ ना कि ऐसे है, इधर है, और ऐसे स्पिंडल अटैच है सेंट्रोमेयर से, नहीं, तो सेंट्रोमेयर तो इधर हो गया। सेंट्रोमेयर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, इट इज़ अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ऑल राइट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, एंड हेंस एट द लीडिंग एज
विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड, और ये आर्म्स है क्रोमोजोम्स को जो उसको खींच के ला रहे हैं. Thus anaphase stage is characterized by the following features. What are those features? Key features? Let's see. सेंट्रोमियर स्प्लिट्स होता है एनाफेज में एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है जो स्प्लिट हो चुका है, और ये सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल है. ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, एक मिनट. ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा है. ये जो है ये आर्म्स इज ट्रेलिंग बिहाइंड एंड दिस इज द सेंट्रोमियर विच इज टुवर्ड्स द पोल. सेंट्रोमियर स्पेस एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, अलग अलग हो गए. क्रोमैटिड्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, ये दोनों अलग अलग अपने पोल्स पे चले गए. नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टीलोफेज. टीलोफेज को देखते हैं. बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज क्या है, तो लास्ट स्टेज है हमारा टीलोफेज. ठीक है, इसमें क्या होता है, टीलोफेज द क्रोमोजोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स. जो क्रोमोजोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुँचे हैं, वो डीकंडेंस होते हैं एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं. कहने का मतलब है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते थे अब वो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कहलाएंगे, क्रोमोजोम्स कहलाएंगे. ओके, और डीकंडेंस होंगे टीलोफेज में. प्रोफेज में क्या होता था बेटा, प्रोफेज वाले स्टेज में कंडेंसेशन होता था. ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. बट टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन हो रहा है. जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज. प्रोफेज में जो भी होता था उसका जस्ट उल्टा जो है टीलोफेज में होगा. ठीक है, प्रोफेज में डिसअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स हुए थे, ईआर, गोल्जी अपैरेटस, ये सब न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो गए थे. प्रोफेज में, टीलोफेज में सब रीअपियर हो जाएंगे. कंडेंसेशन हो रहा था प्रोफेज में, डीकंडेंसेशन होगा टीलोफेज में. ठीक है, लूज द इंडिविजुअलिटी, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स. फिगर दिस स्टेज विच शो द फ्लोइंग इवेंट्स. ये सब फ्लोइंग इवेंट्स है. क्या क्या है, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से स्टेज में जो क्रोमोसोम्स जो है अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर जाता है, टीलोफेज में. ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं रहेंगे, वो क्रोमोसोम्स कहलाएंगे इंडिविजुअल. न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाते हैं बेटा, डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. डॉटर न्यूक्लियाई कौन से स्टेज में फॉर्मेशन होता है, टीलोफेज स्टेज में होता है. न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड या रिफॉर्म. डिसअपियर कहाँ हुआ था, प्रोफेज में हुआ था, और रिफॉर्म कहाँ हो रहा है, टीलोफेज स्टेज में हो रहा है. ठीक है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो ये हमारा कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे. अब उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके बाद दो सेल्स बन जाएंगे. ये देखिए टीलोफेज को देखिए, फिगर से भी डायग्राम आता है बेटा. ठीक है, ये हमारा पहला न्यूक्लियस है और ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियाई है. और ये देखिए साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो गया ग्रूव मेथड से. फॉरो मेथड इसको बोलते हैं बेटा. ठीक है, फॉरो मेथड या फिर ग्रूव मेथड. अंदर की तरह ऐसे साइटोप्लाज्म जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जा रहा है, सेंट्रीपिटल हो रहा है. ठीक है, नाउ ये टीलोफेज हो गया. आप फिगर को अच्छे से समझना. टीलोफेज में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुका है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया. साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट हुआ तो ये दो इंडिविजुअल सेल्स बन गए, एक और एक. नाउ माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells. सेल जो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए by the separation of cytoplasm called cytokinesis. साइटोप्लाज्म का सेपरेशन को, डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड. इन एन एनिमल सेल्स की अगर बात करें, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फोरो
अपीयरेंस ऑफ फॉरो, जो बेटा मैंने ऊपर आपको दिखाया, ठीक है, ऊपर मैंने दिखाया, ये अपीयरेंस ऑफ फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल्स में और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। ये जो फॉरो होता है ग्रेजुअली डिपेंड्स और गहरा होता है एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर। ये गहरा होता है तो कि सेंटर में ऐसे ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू, साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाते हैं एनिमल्स में। प्लांट सेल्स में हाउएवर, प्लांट सेल्स में क्या होता है बेटा, इनक्लोज बाई ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट सेल में बेटा जो साइटोकाइनेसिस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एनिमल सेल्स के कंपैरिजन्स में, ठीक है। एनिमल सेल्स में फोरो मेथड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है मिडिल से और मिडिल में आके जुड़ जाता है और दो सेल्स बना रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म होता है उसमें। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड गोज आउटवर्ड। तो प्लांट सेल अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसके सेंटर से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आउटवर्ड ग्रो करता है ऐसे, ठीक है, टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, और लैटरल वॉल से मीट करता है और ये डिवाइड कर जाता है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल इन प्लांट सेल एंड सेंट्रीपिटल इन एनिमल सेल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर होता है जिसको सेल प्लेट। सेल प्लेट मेथड आप याद रखना, सेल प्लेट मेथड। प्लांट सेल में जो है साइटोकाइनेसिस इज बाय सेल प्लेट, सेल प्लेट मेथड से होता है, आप ये याद रखना, ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ना। रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. दोनों daughter cells में जो है organelles ये और ये mitochondria plastids distribute हो जाते हैं। In some organisms, कुछ organisms में karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं, बस साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेज, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाएंगे अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा तो, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम। सिंसिटियम इससे फॉर्म करता है। सिंसिटियम इज अ कंडीशन वेयर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस आर फाउंड। कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं एक से दो, लेकिन साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म, इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंसिटियम क्या होता है, सिंसिटियम क्या होता है और किस में देखा जाता है, ठीक है। इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, क्या नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर जाता है और एक सेल में दो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट जो हम लोग पीते हैं। ओके बेटा, जो नेक्स्ट जो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो